हेलो मेरे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त जबरदस्त एवं शानदार होंगे। और बताओ कैसे हो आप लोग? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 12 का मैथ पढ़ रहे हैं एकदम बेहतरीन तरीके से, शांतता तथा अवकलनीयता को, हर एक कंसेप्ट को देखते हुए हर एक सवालों को फोड़ रहे हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। तो मेरे भाइयों, अभी तक आप लोगों ने सातत्य देखा कि कंटिन्यूटी, हम कंटिन्यूअस कैसे कहते हैं, किसी भी फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कब कहते हैं, कैसे कहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि कोई ग्राफ है इस तरीके का, अगर ये ग्राफ ऐसे चल रहा है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, अगर एक ग्राफ ऐसे है, देखिए ऐसे गया, फिर ऐसे होके, फिर ऐसे गया, देखिए अब इस तरीके का आप ग्राफ देख रहे हैं, एक ग्राफ ये दिख रहा है। अब आपको बताना है मेरे भाइयों, इसमें से कौन सा कंटिन्यूअस होगा, कौन सा नहीं होगा। तो मेरे भाई आप लोग देख रहे हो कि यहां से लेके यहां तक ऐसे ये ग्राफ बिना पेन उठाए इस तरीके से बनता जा रहा है। देखो बिना पेन उठाए बना, तो जब बिना पेन उठाए चल रहा है, कंटिन्यूअसली चलता ही रह रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये फंक्शन हमारा कौन सा है? कंटिन्यूअस है। कौन सा फंक्शन है ये? कंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी कि फलन हमारा क्या है? सतत है। अब यहाँ पे देखो, इस वाले ग्राफ में यहां गया, यहाँ पे ये टूट गया, फिर ऐसे ऐसे गया, फिर देखिए यहाँ पे शार्प पॉइंट, शार्प एज, शार्प पॉइंट अब ऐसा मिलता है जहां पर, यहां पर, तो देखो ग्राफ टूटेगा। अगर ऐसे देख रहे हो तो ग्राफ यहां पे टूटा, लेकिन यहां टूटा नहीं है, बस आपको शार्प पॉइंट मिला है। तो फिर भी देख रहे हैं ना, बनता जा रहा है। तो यहां से देखिए यहां तक के लिए तो कंटिन्यूअस होगा, बट यहां पर कंटिन्यूअस नहीं होगा, फलन सतत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप देख रहे हैं वहां पे ग्राफ हमारा क्या है? टूट जा रहा है। तो जहां ग्राफ टूटेगा वहां पर सतत नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे अवकलनीयता। अभी तक आप लोगों ने सातत्य देखा, अब हम क्या देखेंगे? अवकलनीयता, कि अवकलनीयता क्या होता है। ठीक है ना? अवकलनीयता देखिए, अगर आप लोगों ने 11वीं में चैप्टर पढ़ा होगा, 13वां चैप्टर है ना, लिमिट एंड डेरिवेटिव, सीमा और अवकलज, सेम वही सब चीजें उठ के आएंगी कि अवकलज होता क्या है, अवकलनीयता होता क्या है, डिफरेंशिएशन होता क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये, तो पहला आपका ये आंसर होना चाहिए कि सर आखिर डिफरेंशिएशन पढ़ना क्यों है हमको? डिफरेंशिएशन पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, इसका उपयोग क्या है और इसको क्यों पढ़ा जाता है? तो मेरे भाइयों, जब भी किसी भी ग्राफ की ढाल बतानी हो, किसी भी ग्राफ का स्लोप बताना हो, किसी भी ग्राफ की प्रवणता बतानी हो, वहां पर हम किसका यूज करते हैं? अवकलनीयता का। इसको डिफरेंशियबिलिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंशियबिलिटी इंग्लिश में कहते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए कोई ग्राफ बना देते हैं, ये ऐसा आपका ग्राफ है मान लीजिए, ठीक है ना, तो कोई ग्राफ ले लो इस तरीके से, मान लीजिए इस तरीके का आपका कोई ग्राफ हो गया, ठीक है। अब यहीं से हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। क्या खींच दे? एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच दे, इसको स्पर्श करती हुई जाए, ग्राफ इस तरीके का है, ठीक है ना। अब देखिए इस बिंदु को स्पर्श करते हुए खींचे हुए चलेगी। अब यहां पर हम एक कोण बना लेते हैं जिसका नाम देते हैं थीटा। इसका नाम हम क्या दे देते हैं? थीटा देते हैं। ये इस पॉइंट, ये जो इस ग्राफ हमारा देख रहे हैं, इस ग्राफ पे एक स्पर्श रेखा हमने खींचा है ऐसे। तो इस स्पर्श रेखा पे जो हमने खींचा है, ये x अक्ष के साथ जो कोण बना रही है, क्योंकि आप लोगों ने 11वीं में एक और चैप्टर पढ़ा होगा, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। आप लोगों ने सरल रेखा एक चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पर भी हम प्रवणता निकालते थे। प्रवणता कैसे निकालते थे? कि कोई भी ग्राफ अगर x अक्ष के साथ जो कोण बनाता है, जो कोण बनाता है, उसके टेंजेंट को ही उस रेखा की प्रवणता कहते हैं। इसके टेंजेंट को उस रेखा की प्रवणता कहते हैं। जैसे मेरे भाइयों, इसको हम यम से डिनोट करते हैं। यम बराबर हो जाएगा आपका tan थीटा। यही रेखा की क्या हो जाएगी? प्रवणता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रवणता। इसी को स्लोप बोलते हैं, ठीक है। यही आपका क्या हो गया? स्लोप हो गया, प्रवणता हो गया। इसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव, मतलब अवकलन। इस
अवकलन का इस मतलब क्या, इस ग्राफ का जो ये टेंजेंट है, जो झुकाव है ना, वही आपका क्या कहलाने लगता है, अवकलज कहलाने लगता है। वही क्या कहलाएगा आपका, अवकलज कहलाएगा। तो इतना आई थिंक आप लोग समझ में आया कि किसी भी ग्राफ का x अक्ष के साथ झुकाव को हम उस रेखा का या उस ग्राफ की प्रवणता कहते हैं, और यही टेंजेंट जो होता है, इसके टेंजेंट को ही हम क्या बोलते हैं, अवकलज बोलते हैं। इसके टेंजेंट को ही टेन थीटा जो मान मिलेगा आपको यहां से m बराबर टेन थीटा, यही क्या कहलाएगा, इस फंक्शन का, इस ग्राफ का अवकलज कहलाएगा। तो ठीक है, यहां तक समझे आप लोग। अब देखिए, अब हमको बताना पड़ेगा आप लोगों को कि किस तरीके से आप किसी भी फलन को अवकलज कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसे अगर आपको f(x) बराबर मॉड में x मिल गया, अब मॉड x कैसे टूटता है, मॉड x टूटने का तरीका बहुत बार बता रखे, एक बार -x में, एक बार x में। कब x मिलता है, जब x ग्रेटर और इक्वल 0 हो, और ये कब मिलता है, जब x क्या हो, लेस देन 0 हो। जब x 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा तो x मिलेगा, जब x क्या हो, 0 से छोटा हो तो आपको माइनस मिलेगा, माइनस का x मिलेगा। ठीक है, अगर इसका आप ग्राफ देखें तो आप लोगों ने इसका ग्राफ देखा होगा इस तरीके से, ये ऐसे जाता है, ऐसे जाता है ना इसका ग्राफ। अब मेरे भाइयों, हमको अवकलनीयता, ग्राफ से अगर मैं आपको बताऊं अवकलनीयता प्रूफ करने के लिए, तो ग्राफ से अवकलनीयता हम उसी का निकाल पाएंगे जिसका केवल एक प्रवणता हो, मतलब एक बिंदु पे केवल एक प्रवणता, एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी, तब तो हम कहेंगे ये फलन हमारा अवकलज है, अदरवाइज नहीं है। जैसे देखिए, कोई भी ग्राफ से मैं ज्यादा बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि आपको समझ में आए। अब देखिए, इस बिंदु पर अगर हम इस बिंदु को ले तो इस बिंदु पर हमें केवल एक ही स्पर्श खींच सकते हैं। अगर यहां से ऐसे खींच देंगे तो ये तो छेदक रेखा हो जाएगी, इसको पार कर जाएगी, तो ये आपकी क्या होगी, स्पर्श रेखा नहीं होगी। तो इस बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जाएगी जो ये है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, तो ये फंक्शन जो होगा, ये ग्राफ जो होगा, इससे हम कह सकेंगे ये फंक्शन हमारा क्या है, अवकलज का है, अवकलनीयता है। लेकिन अगर यही देख रहे हो, यहां पे आप देख रहे हैं ऐसे, ये देख रहे हैं यहां पे शार्प पॉइंट मिल रहा है। शार्प पॉइंट मतलब क्या है, ये देखिए 0 पर एक नुकीला चीज मिल रहा है। इससे अगर कोई ग्राफ बन गया ऐसे, मान लीजिए ऐसे ऐसे है, ठीक है, ऐसे करके फिर ऐसे है। अब यहां पर देखो तो यहाँ पे नुकीला पॉइंट है, और यहाँ पे देखिए कर्व है, और यहाँ पर नुकीला पॉइंट है। तो इस नुकीले पॉइंट पे तो देखो ऐसे स्पर्श रेखा, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर, देखो इस पे भी 1 2 3 4, मतलब इनफाइनाइट, क्या इनफाइनाइट। आप बहुत सारे स्पर्श खींच सकते हैं। तो जब बहुत सारी स्पर्श खींचेंगे तो एक पॉइंट पे बहुत सारा अवकलज नहीं हो सकता। जब अवकलज नहीं होगा तो ऐसे पॉइंटों पर फलन हमारा अवकलज नहीं होगा, मतलब उस ग्राफ पे फलन को आप अवकलनीयता नहीं कह सकते हैं। तो समझ में आया मेरे भाइयों, देख रहे हो किस तरीके से, आसान तरीके से कंसेप्ट समझ जाइए, क्योंकि ग्राफ जिस हिसाब से बता रहे हैं आप लोग, ग्राफ से समझ में आ जाएगा, फिर मेथड भी इसका हम बता दे रहे हैं। तो यहां पर ये तो आपको समझ में आ गया कि हम क्या करेंगे, एज पॉइंट पर जो मतलब होगा शार्प पॉइंट होगा, शार्प पॉइंट पे इसे है, ये मार्कर देखिए यहाँ पे ये शार्प पॉइंट है। तो इस शार्प पॉइंट पे मेरे भाइयों फंक्शन अवकलज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर एक से अधिक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो अगर एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जाएगी तब तो हम कहेंगे कि अवकलज होगा। लेकिन जहां एक से अधिक हुई, अगर एक से अधिक हो गई तो उसका अवकलज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेना क्या है समझ गए होंगे। अब इसके बाद मैं आगे बताता हूं। चलिए मेरे भाई देखिए, अब आप लोग, हम लोगों ने देखा कि कितने अच्छे तरीके से हम अवकलनीयता को देख रहे हैं, आसान तरीके से। अब मैं इसको मैथमेटिकली तरीके से
कि आप इसको एग्जाम में किस हिसाब से गणितीय रूप में कैसे प्रूफ करेंगे कि हमारा फंक्शन अवकलज है कि नहीं है, उसके लिए मैं बता रहा हूं। देखिए मैंने कोई ग्राफ बना दिया, इसे एक ग्राफ बन गया। अब यहां पे मैं कोई पॉइंट ले रहा हूं सी, मैं कोई पॉइंट किस पे लेके चेक कर रहा हूं, सी पर, है ना। तो जब मैं पॉइंट सी लूंगा तो इसके लिए फलन भी क्या हो जाएगा, एफ सी। फलन आपका क्या हो गया, एफ सी, और ये पॉइंट आपका हो गया सी। तो अगर इस बिंदु को मैं पी मान लूं तो ये क्या हो जाएगा, सी इंटू, देखिए एक्स अक्ष का निशान फिर वाई अक्ष का निशान और एफ सी हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका। अब मैं क्या करता हूं, इससे थोड़ा सा कम मान लीजिए यहां पे ले रहा हूं, ऐसे ऐसे, ये क्या हो जाएगा फिर c माइनस सी एच। मान लीजिए मैंने कोई c माइनस सी एच छोटा सा ले लिया, ठीक है। फिर इसके लिए फलन क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, एफ सी माइनस एच हो जाएगा कि नहीं। और इसके लिए पॉइंट क्या होगा, पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे क्या होगा, मान लीजिए ये p है तो ये q को मान लेते हैं, तो इसका पॉइंट हो जाएगा c माइनस एच कॉमा क्या हो जाएगा, एफ सी माइनस एच। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इससे कोई ज्यादा ले लेते हैं, है ना। इससे मान लीजिए थोड़ा सा एच ज्यादा ले लेंगे, यहाँ पर पी क्यू हो गया तो इसको आर दे देते हैं नाम, और इसका यहाँ से ऐसे ग्राफ बन गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं, मतलब सी प्लस एच लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एफ सी प्लस एच हो गया। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे हो जाएगा सी प्लस एच और एफ सी प्लस एच। ठीक है, अब देखो मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने एक ग्राफ बनाया और उस ग्राफ में मैंने क्या लिया है कि एक पॉइंट पी लिया है, सी पर हम चेक कर रहे हैं, सी पे हम मान लीजिए चेक करेंगे कि हम किस हिसाब से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, किस हिसाब से कैसे फार्मूला बना है, वो सब मैं बताने जा रहा हूं। देखो जल्दी ये कोई बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूं ताकि आप लोग इसका पूरा कंसेप्ट समझ जाइए कि किस तरीके से हम फलन को अवकलन प्रूफ करते हैं, किस हिसाब से नहीं प्रूफ करेंगे। हम कब किसी भी फलन को अवकलन कहेंगे, मतलब अवकलनीयता कहेंगे कि ये फलन क्या अवकलनीयता है, तो वो कैसे करेंगे उसी को हम प्रूफ करके बता रहे हैं आपको। तो मैंने कोई एक पॉइंट सी लिया, सी पे कोई बिंदु, ये देखिए सी पे हमको फलन मिला एफ सी, फिर हमने उसे थोड़ा सा छोटा लिया सी माइनस एच, यहाँ पे मिल गया आपको फलन एफ सी माइनस एच, फिर हमने सी से थोड़ा सा ज्यादा लिया मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, एफ सी प्लस एच हो गया। फिर इस हिसाब से हमने निरसान ज्यामिति के हिसाब से हमने यहाँ पे इसके निरसान लिखे, यहाँ पे सी प्लस एच है और यहाँ पे क्या है एफ सी प्लस एच, ऐसे, फिर यहाँ पे सी एफ सी और यहाँ पे सी माइनस एच और एफ सी माइनस एच। इस तरीके से हमने इस ग्राफ को बनाया। बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, बताइए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर हम इसको देखें, एक सीधी रेखा में दिख रही है, अगर ये देखें तो हम क्लास 11th में 11वीं में पढ़े हैं ना कि दो बिंदुओं के बीच की प्रवणता हम कैसे निकालते हैं, दो बिंदुओं के बीच की प्रवणता कैसे निकालते हैं, दो बिंदुओं x1 y1 और वह x2 y2 की प्रवणता यानी कि स्लोप, झुकाव, प्रवणता को स्लोप बोलते हैं, झुकाव बोलते हैं। ये कैसे निकलता है, यम बराबर निकलता है ना y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये आपका फार्मूला है, बताइए फार्मूला है कि नहीं है। तो अगर हमको पी क्यू की प्रवणता निकालनी हो तो क्या करेंगे, हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू की प्रवणता, पी क्यू की प्रवणता निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए x1 y1 x2 y2 यही होगा। तो हम क्या करेंगे, y2 माइनस यानी कि एफ सी माइनस एच, y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा एफ सी, अपान में क्या x2 सी माइनस एच और माइनस का क्या हो जाएगा सी हो गया x1 x2, समझ जाएगा। देखिए पीक्यू की प्रवणता आपने निकाला तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 ये हो गया। अब देखिए क्योंकि हमने इसको लिया है y1 x1 y1
x2 y2, तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको बताइए। ये आपका f c माइनस एच और ये माइनस का एफ सी बटे, अब देखिए सी सी कैंसिल हो जाएगा, प्लस का सी माइनस का सी कट के क्या हो गया माइनस का एच बच गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हम क्या देखते हैं, अब हम इसको देखते हैं। अगर हमको आर और पी अगर इसको देखेंगे एक सीधी रेखा में हो गई, तो अगर देखेंगे आर और पी आर की अगर हमको प्रवणता निकालना है तो हम निकाल देते हैं पी आर की प्रवणता। ठीक है, पी आर की प्रवणता ये क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 क्या एफ सी प्लस एच माइनस का एफ सी बटे ये आपका क्या हो जाएगा सी प्लस एच माइनस का सी। सही है, देखिए y2 माइनस y1 हो गया बटे x2 माइनस x1। अब इसको भी अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा एफ सी प्लस एच माइनस का एफ सी बटे क्या हो गया ये, देखिए सी सी से कैंसिल हो जाएगा, प्लस का ये एच आ गया। देखो हमने पी की भी प्रवणता निकाल ली और हमने पी आर की भी प्रवणता निकाल ली। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए कि हमने किस तरीके से निकाला, क्योंकि 11वीं में ये सूत्र है सरल रेखा में कि दो बिंदु अगर हैं किसी भी रेखा के दोनों बिंदुओं का शीर्ष पता है तो हम उनकी प्रवणता आराम से निकाल सकते हैं। कैसे कि y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 करके। सेम उसी प्रकार से हमने इसको निकाला, pq की प्रवणता निकाला, ऐसे ऐसे करके यहां मिला हमको, और हमने pr की प्रवणता निकाली, उसको भी ऐसे ऐसे करके इतना हमको मिल गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत बताइए, बोलो मेरे भाइयों, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए अगर मैं कह दूं कि ये जो Q है ये P के बिल्कुल पास है, देखिए ये तो आपको ग्राफ बनाने के लिए ऐसे दूर दूर किया गया ताकि आपको दिखे, ताकि आपको सब चीजें क्या हो अच्छी तरीके से दिखे। लेकिन अगर ये बहुत पास होता तो बिल्कुल ये यहां पर होता, मान लीजिए बिल्कुल पास होता इसके, तो बिल्कुल P के पास होता कि नहीं, बहुत पास। जैसे मैं बना दूं, इसी ग्राफ को बना दूं यहां पे, जैसे देखिए यहीं पे बिंदु P है और यहीं पे जो यहाँ पे Q दिख रहा है, यहां से Q दिखा है, ये Q बिल्कुल इसके पास होता, मान लीजिए यहां पर होता Q, और ऊपर से भी जो बिंदु R है वो बहुत दूर ना होकर बहुत पास में होता, एकदम R यहीं पे होता, एकदम यहीं पे R होता। ठीक है, तो मतलब P Q R जो है वो एकदम पास पास होते, बिल्कुल नजदीक होते। तो अगर इनसे स्पर्शी खींची जाती तो ऐसा लग रहा है ना कि एक ही बिंदु से खींची जा रही है। अगर ये दोनों बहुत पास पास है तो ऐसा लग रहा है ना कि ये दोनों यहां से अगर कोई स्पर्शी खींची जा रही है तो इस तीनों बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा रही है, ऐसा दिख रहा है आप लोगों को। क्योंकि जब ये बहुत पास पास होंगी तो आपको यही मिलेगा देखने को। तो मेरे भाई जब ये बहुत पास पास हो गई, ठीक है, तो अब बताइए, अब ये जो यच लिया हमने बहुत छोटा नंबर लिया, बहुत छोटा, बहुत छोटा मतलब यच टेंड्स टू 0, लगभग यच 0 के बराबर है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हम बहुत छोटी क्वांटिटी ले रहे हैं, बहुत छोटा ले रहे हैं। तो बहुत छोटा लेने से ये मतलब होगा कि ये जो यच है 0 के बराबर होगा, लगभग 0 की तरफ जाएगा। तो जब इतना छोटा हम लेंगे तो ये जो PQ की प्रवणता है और जो PR की प्रवणता है ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। जब ये यच किसकी तरफ जाएगा, जब ये 0 की तरफ जाएगा, 0 की तरफ ट्रेवल करेगा, तो इनकी प्रवणताएं भी तो क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी, क्योंकि एक ही बिंदु पर आ जाएंगी, ये P के पास आ जाएंगे, तो हम एक ही स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक ही प्रवणता मिल जाएगी तीनों बिंदुओं की। बताइए हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि यच टेंड्स टू 0 पर अगर हम निकालेंगे यच टेंड्स टू 0 पर जब होगा कि लिमिट जो हम इसकी प्रवणता होगी और इसकी प्रवणता, दोनों की प्रवणता क्या होगी, बराबर हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, लिमिट लगा देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर प्रवणता ये क्या हो जाएगी, PQ की प्रवणता क्या है,
सी माइनस एच माइनस एफ सी बटे एफ सी हो गया, और ये क्या हो जाएगा माइनस का एच, माइनस का एच हो गया। अब यही किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब इसकी प्रवणता पीआर की प्रवणता, पीआर की प्रवणता क्या है, एफ सी प्लस एच प्लस का एफ सी बटे प्लस का ये देखिए बराबर होगा कि नहीं, आप लोग बताइए, ये बराबर होगा, मतलब इतना बराबर हो जाएगा, इतना समझ में आया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी करिए। देखिए हो गया इतना आप लोगों का, आप लोग समझ गए कि ये कैसे है। जब हमने यच को क्या किया, बहुत जीरो के बराबर, लगभग क्या है जीरो की तरफ जा रहा है, तो मतलब ये क्यू पी के पास चला जाएगा। और यहां पर भी देख रहे हैं, यहां पर भी जो यच है ये भी लगभग किसके बराबर है, जीरो के बराबर चल रहा है। तो यहाँ का भी जो ये आर पॉइंट ये भी इसके पास जाएगा। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब हम कहेंगे कि हमारा फलन क्या है, अवकलनीयता है। यही अवकलज है। इसी को ये जो माइनस वाला है, जो नीचे माइनस आ रहा है, इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, और इसको राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इसको राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी फलन का जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, वो दोनों जब बराबर आएगा तब हम कहेंगे कि हमारा फलन क्या है, क्या है हमारा फलन, हमारा फलन अवकलज है, अवकलनीयता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों के लिए। देखा आप लोगों ने हमने कितने आसान तरीके से इसको किया। ये वीडियो अगर आपको नहीं समझ में आएगा मेरे भाइयों, तो आप इसको एक बार और जरूर देखेंगे, इसको आपको जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट है, थोड़ा सा समझ ले लेंगे, एक बार पीछे करके भी देख लेंगे तो आपको बकायदे समझ में आ जाएगा। और इसके क्वेश्चन तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत आसान तरीके से आप कर ले जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, चलिए आप लोग इसको जल्दी उतारिए, फिर इसके बाद आगे पढ़ाते हैं। चलिए अब आप लोग देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से आप निकाल सकते हैं डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, वही अवकलज कहलाता है। लेफ्ट हैंड मतलब दायां अवकलज है, बायां अवकलज। चलिए अब हम इसको देखते हैं। एक सवाल हमारा है, क्या कह रहा है, एफ एक्स बराबर है मॉड एक्स। मॉड एक्स क्या कह रहा है, माइनस एक्स कब होगा, जब एक्स क्या हो, लेस देन जीरो होगा। जब जीरो छोटा होगा मतलब माइनस होगा। अब यक्स कब होगा, ये जब यक्स जो दिख रहा है यक्स कब होगा, जब यक्स जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर। तो हमको इस पूरे फंक्शन का हमको निकालना है, चेक करना है कि ये फलन अवकलनीय है कि नहीं है। तो इस फलन को अवकलनीय चेक करने के लिए हमको यक्स बराबर कितने पे चेक करना है, जीरो पर। यक्स बराबर जीरो पर चेक करना है कि ये फलन हमारा अवकलनीय है कि नहीं है। तो वही चीज पहले हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए मेरे भाई क्या करेंगे, लिखेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एफ क्या हो जाएगा, सी माइनस एच माइनस का एफ सी बटे में माइनस का एच। ठीक है, अब देखिए ये सी क्या होता था, हम सी एक पॉइंट लिए थे, हमने क्या लिया था, एक पॉइंट लिया था, जहां पर हमको ये चेक करना था ये फलन क्या है, अवकलनीय है कि नहीं है। तो मेरे भाई अब देखते हैं, तो अब यहां पर हम पॉइंट क्या ले रहे हैं, जीरो, तो यानी कि सी का मान यहां पे क्या हो जाएगा, जीरो। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा एफ जीरो माइनस एच माइनस का एफ जीरो बटे माइनस का एच। ठीक है मेरे भाइयों, अब देखिए यहां पर जो ये है माइनस का एच, मतलब ये जीरो से छोटी वैल्यू है, और जीरो से छोटी मतलब ये, क्योंकि जीरो से छोटा ये होगा, तो इसके लिए एफ एक्स बराबर हमारा क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए एफ एक्स बराबर हमारा हो रहा है माइनस का एक्स। क्या हो रहा है, इसके लिए फंक्शन ये हो रहा है ना, एफ एक्स बराबर माइनस का एक्स हो रहा है। तो जब जीरो माइनस एच होगा तो यहाँ पे एक्स जगह हम क्या रख देंगे, जीरो माइनस एच रख देंगे। तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो,
यहां पे लगाएंगे माइनस, यक्स की जगह क्या लिखेंगे 0 माइनस एच, और इसका मान 0 होगा, 0 हो जाएगा, माइनस का 0 बटे माइनस का एच। ठीक है, तो देखिए ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब माइनस का गुणा होगा तो प्लस का h हो जाएगा, ये 0 खत्म, और यहां से माइनस का h बचा है। अब ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस का 1 मिल जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का 1, और ये आपको वैल्यू क्या देगा, ये आपको वैल्यू -1 ही देगा। ये आपको मान क्या देगा, -1 दे देगा। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में, बताइए। अब आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिल गया कि आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, -1 आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव वही लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर f c प्लस h करते थे, माइनस का एफ सी बटे h। सही है, तो कर देते हैं लिमिट। अब इसके लिए देखिए फंक्शन ये वाला हो जाएगा h टेंड्स टू 0, इसके लिए फंक्शन x पहले हम क्या निकाले, c के 0 पे निकाल लें, 0 पे निकाल लें तो मतलब c बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हम लिख देंगे f0 प्लस h माइनस का f0 बटे h। अब फंक्शन में मान रखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, ये फंक्शन यहां पर हो जाएगा, x जगह हम क्या रख देंगे 0 प्लस का h, और माइनस का ये 0 हो जाएगा बटे h। ठीक है, आपको क्या मिल रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे h बटे h, कैंसिल हो गए 1 मिल गया। अब लिमिट पुट करेंगे तो आपको 1 ही मिल जाएगा, तो 1 मिल गया। देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया 1। तो क्या ये दोनों कभी बराबर होंगे, कभी नहीं होंगे। हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ठीक है, x बराबर 0 पर ये फलन क्या है, अवकलनीय नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं निकला। क्योंकि आप इसको, ये जो फार्मूला देखे हो आप लोगों ने, ये फार्मूला निकाला ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h प्लस माइनस एफ सी बटे h, यही क्या होता है एफ डैश एक्स के बराबर होगा। क्या किसके बराबर होगा, एफ डैश एक्स के, जो हम लोग अभी तक निकाल रहे थे यम टेन थीटा, शुरू में बताया, यही तो एफ डैश एक्स है मेरे भाई, यही तो अवकलज है, अवकलज ही तो एफ डैश एक्स होता है। वही मैं इसको समझाया। देखिए मैंने ग्राफ के थ्रू आपको बताया, फिर मैंने एग्जांपल लेके एकदम बेसिक तरीके से आपको समझाया, कंसेप्ट पूरा बढ़िया सवाल। यहां तक अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से देखेंगे, कमेंट करेंगे कि कैसा लगा ये वीडियो और कैसे लगे ये सवाल। अगर नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा, और आप 2 बार इसको जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे कंसेप्ट दिए गए हैं। अब देखिए, ये तो था एग्जाम में लगाने वाला सवाल, ये एग्जाम में लगाने वाला सवाल था, लेकिन इसको डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, इसको डायरेक्ट मतलब मिनटों में, 1 सेकेंड में, इसको लगाने में मिनट लगा, 1-2 सेकेंड में इस सवाल को कैसे फोड़ेंगे ये देखिए। इसको आप लोग उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। अब इस सवाल को 1 मिनट में फोड़ने का तरीका देखो कि किस तरीके से इस सवाल को फोड़ेंगे आप 1 मिनट में। जब 1 नंबर में आएगा ऑप्शन वाले में तो आप इतना लंबा क्यों करेंगे मेरे भाई, मैं हूं ना। देखिए कैसे करेंगे। अब आप देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फंक्शन ये है, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फंक्शन ये है। ठीक है, आप इसका अवकलज करिए, इसका भी अवकलज करिए, मतलब इसको भी डिफरेंशिएट कीजिए, इसको भी। जब माइनस एक्स का जो x है, ये माइनस एक्स है, इसका आप ddx निकालेंगे तो ये -1 के बराबर होगा, और ddx आप x करेंगे नीचे वाला, ये x के ये 1 के बराबर होगा। यहाँ माइनस एक्स था तो -1, और यहाँ भी x है तो 1 के बराबर होगा। अब मैंने बताया ये किसके लिए फंक्शन है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फंक्शन है, और ये राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फंक्शन है। तो मेरे भाई ये देखिए, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया
और ये राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। अब बताइए क्या ये दोनों बराबर होंगे? -1 डज नॉट इक्वल 1, इसलिए -1 और 1 के बराबर नहीं होगा, इसलिए यह फंक्शन x बराबर 0 पर अवकलन नहीं होगा। देखा ना, तो कितने आसान तरीके से हम लोगों ने डायरेक्ट भी कर लिया। इसी तरीके से मैं दो कंसेप्ट बताते वक्त चलूंगा। आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए। अगर आपको जो वीडियो ना समझ में आए, जो लेक्चर ना समझ में आए, आप कमेंट करिए, मैं उसको बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।